सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विज्ञापन के लाभों को पढ़ लिया और अब आज हम विज्ञापन के दोषों को पढ़ेंगे। दोष यानी कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। विज्ञापन अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका तो निभाता है, मगर कहीं ना कहीं इसके कुछ कमियां भी है। जहां लाभ होते हैं, जहां अच्छाइयां होती है, वहां बुराइयां जरूर होती है। तो हमें बुराइयां भी पढ़नी निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर विज्ञापन की बुराइयों या विज्ञापन के दोषों का भी प्रश्न आ सकता है। क्लास 12 अध्याय 8 विज्ञापन। उसमें विज्ञापन के दोष। देखो, विज्ञापन के दोषों के अंदर अगर हम बात करें तो इसके कुछ निम्न बिंदु है, जैसे कि ये कम असरदार है। ये कम असरदार है और दोषपूर्ण विक्रय संगठन है। दोषपूर्ण विक्रय संगठन इसका है। घटिया किस्म की वस्तुएं किस प्रकार आती है, लोचपूर्णता की कमी और विक्रेता बाजार अगर रहती है और जो जन सामान्य उसकी रुचि के अनुसार जो विज्ञापन नहीं होता है, तो भी ये दोष है। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं जैसे कि कम असरदार क्यों है। अगर हम निश्चित रूप में बात करें तो विद्यार्थियों, विज्ञापन अव्यक्तिगत रूप की एक प्रणाली है। ये प्रत्यक्ष रूप से सीधी ना होकर किसी के माध्यम से होती है, और जब ग्राहक उस विज्ञापन को देखता है तो ग्राहक पर कोई भी दबाव नहीं होता है कि वो उस वस्तु को खरीदे। ग्राहक स्वतंत्र है, वो विज्ञापन को देखेगा, समझेगा, जानेगा। अगर दुकान पर लेने जाए या नहीं जाए, वो उस पर कोई भी दबाव नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल कम असरदार की गिनती में भी आती है। ये ग्राहक को कितना आकर्षित कर सकती है, ग्राहक को कितना प्रभावित कर सकती है वस्तु को खरीदने के लिए, वो ग्राहक पर डिपेंड करता है। ग्राहक खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसलिए ये कम असरदार भी है। इसलिए ये बिंदु है जो पहला इसका दोष, कम असरदार। गौर करें विद्यार्थी, हम एक चीज को पढ़ेंगे। संप्रेषण का गैर व्यक्तिगत स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? गैर व्यक्तिक स्वरूप है। यानी कि गैर व्यक्तिक का मतलब है अव्यक्तिक, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से मिलकर, कोई भी बड़ा निर्माता व्यक्तिगत रूप से मिलकर किसी विज्ञापन को इस प्रकार आपको नहीं समझाएगा कि वस्तु किस प्रकार है, इसको इस प्रकार से उपयोग किया जाए। ये गैर व्यक्तिक है, यानी कि अव्यक्तिगत है। ये किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है सूचना, और उस सूचना इतनी वो प्रबल नहीं होती है कि ग्राहक उसके अनुसार उस वस्तु को खरीद सके। अब विद्यार्थियों, यहाँ हम पूरी बुराइयां ही करेंगे। वहां हम पूरे उसके लाभ बता रहे थे, अच्छी अच्छाइयां बता रहे थे, यहाँ हम पूरी बुराइयां करेंगे। संप्रेषण का कैसा व्यक्तिगत रूप है? गैर व्यक्तिगत रूप है, यानी कि अव्यक्तिगत रूप है। यह व्यक्तिगत विक्रय की तुलना में कम सशक्त माध्यम है। देखो, जो एक व्यक्तिगत विक्रय होता है, जैसे कि दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा होता है और ग्राहक इसको वस्तु खरीदने आता है, दुकानदार उस वस्तु के बारे में समझाकर अपनी वस्तु आराम से उस ढंग से बेच सकता है। आपने कहीं देखे होंगे कि अभी इन दिनों में कुछ चौटन गांव से गोंद बेचने के लिए अपने गलियों में घूम रहे हैं, और वो ग्राहक से इस प्रकार से टैकल करते हैं कि बहुत अच्छा है, सब्जियों में खाने के लिए भरपूर मात्रा में अगर आप खाओगे तो बहुत तंदुरुस्ती मिलेगी। इस प्रकार से टैकल कर वो आपको बेच जाता है। अगर उसी विज्ञापन के माध्यम से आपको जब वो जानकारी दी जाती है, आप घर बैठे किसी टीवी के माध्यम से देखते या फिर कोई ऐसा आप पत्रिका के माध्यम से पढ़ते, इतना वो प्रभावशाली नहीं होता। तो बात करें विद्यार्थियों, ये क्या है? ये एक व्यक्तिगत विक्रय की तुलना में कम सशक्त माध्यम है। जो व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप कोई भी वस्तु को बेचते हो, उसकी तुलना में ये एकदम कम सशक्त माध्यम है। इसमें संदेश पर ध्यान देने के लिए लोगों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी में एक अच्छा कोई विज्ञापन आ रहा है, बहुत ही बड़ी हैंडलूम का विज्ञापन आ रहा है कि आपके बाड़मेर के अंदर बहुत अच्छा हैंडलूम खुला है, आप वहां जाए, तमाम प्रकार की वस्तु लेके आए। आपको पसंद नहीं आया, आपने टीवी बंद कर ली। आप पर कोई दबाव है क्या? आपको दबाव है कि आप उस विज्ञापन को देखें? आप पे दबाव है कि आप उस विज्ञापन को देखकर उस वस्तु को खरीदने जाए? कोई दबाव नहीं। आप टीवी अगर बंद कर देते हो तो विज्ञापन आप पर इतना असरदार नहीं काम करेगा, आप खुद स्वतंत्र है। इसलिए विज्ञापन कम असरदार की गिनती में आता है, और इस संदेश पर ध्यान देना, लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता है, ये इसलिए कम असरदार है। एक ही बिंदु को जैसे कम असरदार दिमाग के अंदर आया, आपके दिमाग के अंदर आया कि विज्ञापन अव्यक्तिगत है, गैर व्यक्तिगत है, और ये किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए दबाव नहीं डालता है। विज्ञापन का जो संदेश मिलता है वो बिल्कुल दबाव नहीं डालता है, उपभोक्ता स्वतंत्र है, खरीदे या नहीं खरीदे, तो इसलिए कम असरदार है। दोषपूर्ण विक्रय संगठन। अब देखिए बिंदु क्या आया? दोषपूर्ण। कैसा है? दोष है उसके अंदर। विक्रय संगठन यानी कि जो बेचने वाला जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि संगठन का मतलब यहाँ जैसे कि कोई भी बड़ी दुकान है, दुकान के अंदर जो विक्रेता बेच रहा है वो उनका एक संगठन है। अब विज्ञापन के माध्यम से
दोषपूर्ण विक्रय संगठन से क्या तात्पर्य है? विज्ञापन के माध्यम से अपने ग्राहक को तमाम प्रकार की बातें तो बता दी कि ये बहुत उपयोगी है, इसका ये उपयोग रहेगा, ग्राहक आकर्षित भी हो गया और ग्राहक उस दुकान पर उस वस्तु को खरीदने जाता है। तब विक्रेता इतना प्रबल नहीं है, विक्रेता उससे इस प्रकार से कम्युनिकेशन, इस प्रकार से संप्रेषण, इस ढंग से उस वस्तु के बारे में वहां सही उसको नहीं बता पा रहा है, किस प्रकार आ गया। और विक्रेता के अंदर भी वो एक कौशलता नहीं है, वो एक उसके अंदर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं है कि वो वस्तु को ग्राहक को संतुष्ट करके बेच पाए। तो ग्राहक वहां से भी घिसक सकता है, वहां से भी वस्तु ना खरीदे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि विक्रेता संगठन है वो खुद भी कमजोर है। विज्ञापन ने अपना काम कर दिया, मगर ग्राहक जब वस्तु खरीदने उस दुकान पर गया और विक्रेता और ग्राहक का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन पाया, तो अभी जरूरी नहीं है कि ग्राहक उस वस्तु को खरीदे। इसलिए विक्रेता संगठन दोषपूर्ण है। इस बिंदु को हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखो, विज्ञापन संभावित क्रेताओं को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन संभावित ग्राहक, संभावित यानी कि जो हमें पूरी संभावना है कि ये ग्राहक हमसे वस्तु खरीदेगा, उनको प्रेरित करता है। कौन करता है? विज्ञापन। खरीदने के लिए प्रेरित करेगा तथा आकर्षित भी करेगा। प्रेरित यानी उसको मोटिव करेगा, उसको इस प्रकार से विज्ञापन दर्शाया जाएगा कि वो प्रेरित होगा खरीदने के लिए, उसकी इच्छा बढ़ेगी, उसकी स्वतंत्रता, रुचि जो बढ़ेगी, और वो आकर्षित भी होगा। आकर्षित करके दुकान तक तो ले जाया जाता है, वो ले आता है। कौन ले आता है? विज्ञापन। विज्ञापन ग्राहक को दुकान तक तो ले आता है, परंतु यदि दुकानदार अकुशल है, यानी उसकी बात करने का तरीका सही नहीं है, वो वस्तु के बारे में समझ सही ढंग से नहीं पा रहा है, उसमें जो ग्राहक ने वस्तु को विज्ञापन में देखा था वो वस्तु बता ही नहीं पा रहा है, तो भी ग्राहक वहां से चला जाएगा। परंतु यदि दुकानदार अकुशल है तो विज्ञापन प्रभावहीन हो जाता है, भले ही विज्ञापन ने ग्राहक को आकर्षित किया, भले ही उसको इतना प्रेरित किया। तो इस प्रकार ये कैसा है? दोषपूर्ण विक्रय संगठन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। घटिया किस्म की वस्तुएं। विद्यार्थियों, यदि विज्ञापनकर्ता विज्ञापन करता है और वस्तु को घटिया किस्म, देखो विज्ञापन के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बताई जाती है, मगर उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद कर जब उपयोग करता है तब उस वस्तु के अंदर तमाम प्रकार की घटिया किस्म निकल जाती है। वो विज्ञापन ज्यादा समय तक के लिए निर्माताओं को मार्केट के अंदर नहीं टिका पाता है। एक बार उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद लेगा, उस वस्तु को खरीद कर यूज कर लेगा, मगर दूसरी बार वो उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उपभोक्ता जानेगा कि जिस प्रकार विज्ञापन के अंदर उसकी विशेषता बताई गई थी, विज्ञापन के अंदर उसकी उपयोगिता बताई गई थी, वो वस्तु उसके लायक नहीं है, वो वस्तु उसके लायक नहीं है, ये वस्तु बिल्कुल घटिया किस्म की है, इसके अंदर क्वालिटी में डिफरेंस है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। जैसे कि आप किसी किराने की दुकान गए और आपने देखा कि गोल्डन राइस करके चावल वहां मिल रहे हैं, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है, आपने उन चावलों को खरीदा और चावल बनाए घर पर, मगर उसमें उपयोगिता में देखा हुआ था कि ये बहुत अच्छे उसमें फुलाव आता है, खाने में स्वादिष्ट होते हैं, मगर वो चावल उसके लायक नहीं है, तो आप दूसरी बार वो चावल उस दुकान से नहीं खरीदेंगे, उस विज्ञापन के आधार पर उसका तय नहीं करेंगे, ये निश्चित रूप से होता है। तो देखो, घटिया किस्म की वस्तु, यदि वस्तु गौर करें विद्यार्थियों, यदि वस्तु विद्यार्थियों घटिया किस्म की वस्तुएं, यानी कि यदि वस्तुएं निम्न किस्म की है तो विज्ञापन के सहारे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिका जा सकता। घटिया कैसी वस्तु कैसी है? निम्न किस्म की है, तो ये विज्ञापन के सहारे, विज्ञापन के आधार पर प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकती। घटिया किस्म की वस्तुओं को विज्ञापन के सहारे एक बार ही बेचा जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से आप उस घटिया किस्म की वस्तु को एक बार तो बेच सकते हो, ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हो, मगर अगली बार ग्राहक उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। ग्राहक उस वस्तु के अंदर देखेगा कि इस वस्तु के अंदर ऊंच नीच है, ये वस्तु जो खरीदी है जो विज्ञापन के आधार पर, ये विज्ञापन की उपयोगिता के आधार पर ये सही नहीं है, तो एक बार तो आप उस विज्ञापन के माध्यम से आप वस्तु को बेच सकते हैं, और लंबे समय तक इस प्रतिस्पर्धा युग में आप नहीं टिक पाओगे। लंबे समय तक झूठे विज्ञापनों के आधार पर वस्तुओं की बिक्री बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि आपको अगर लंबे समय तक किसी स्थान में टिके रहना है तो आपको बिल्कुल उसके अनुरूप चलना होगा, उस लय के अनुरूप चलना होगा, बिल्कुल उस धार के अनुरूप चलना होगा। जैसे कि तलवार की धार कैसे होती है, उस धार के अनुरूप आपको चलना होगा, बिल्कुल, तभी आप टिक पाओगे। तो यदि वस्तु निम्न किस्म की है तो विज्ञापन के सहारे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिका जा सकता। घटिया किस्म की वस्तुओं के विज्ञापन के सहारे एक बार आप बेच सकते हो, लंबे समय तक झूठे विज्ञापन के आधार पर वस्तुओं की बिक्री संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लोचपूर्णता की कमी। लोचपूर्ण यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्योंकि फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होती है? लोचपूर्ण, लचीलापन इसमें नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। यानी कि जैसे कि ये पेन है,
अभी बिल्कुल कठोर है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अगर ये कठोर नहीं है तो हम इसको मोड़ सकते हैं। उसी प्रकार विज्ञापन के अंदर मानक सिद्धांत होते हैं, मानक नियम होते हैं। जो चीज तथ्यात्मक है, जो चीज फैक्चुअल है, जो चीज स्टैंडर्ड है, वही आप विज्ञापन के अंदर दिखा सकते हो। बाकी उसके अंदर फालतू की चीजें आप नहीं दिखा सकते हो, तो लोचपूर्णता की यहाँ कमी होती है। देखो, विज्ञापन संदेश निर्धारित मानक का होना जरूरी है। मानक है विभिन्न ग्राहक समूह की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं डाला जा सकता है, इसलिए विज्ञापनों में लोच की कमी होती है। जो ग्राहक की आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप विज्ञापन को नहीं डाल सकते हो। ग्राहक की क्या आवश्यकता उसके अनुसार आप विज्ञापन को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्राहक है, अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग सोच होती है। अब कौन सा ग्राहक किस प्रकार का विज्ञापन चाहता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल नियम होते हैं, बिल्कुल विज्ञापन विनायक नियम होता है। मैंने नोट्स के अंदर आपको दे रखा है, आस्की करके एक जो होता है वो विज्ञापन का बिल्कुल एक नियम होता है। इसके अनुसार ये बोर्ड होता है, इसके अनुसार ही आप विज्ञापन कर सकते हैं। तो एक नियम होते हैं, नियमों के अनुसार ही विभिन्न ग्राहकों के समूह की आवश्यकताएं अपन पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए विज्ञापन में लोच की कमी होती है। गौर करें विद्यार्थी। अब हम पढ़ते हैं विक्रेता बाजार और जन सामान्य रुचियों के अनुसार विज्ञापन का नहीं होना। गौर करें विद्यार्थियों, विक्रेता बाजार और जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज व भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन का होना किस प्रकार तय होता है। विक्रेता बाजार, अब देखो विक्रेता बाजार से क्या तात्पर्य रहा, कैसी बाजार है, विक्रेताओं की बाजार है। एक बाजार ऐसी बाजार है जिसकी खुद की अपनी मोनोपोली, जिसका खुद का अपना अधिकार है। वहां के विक्रेता सर्वश्रेष्ठ है, कुशल है और अपनी वस्तु को बिना विज्ञापनों के बेच सकते हैं। उनमें वो एक निपुणता होती है, वो एक सामर्थ्यवान होता है, उनमें वो एक कला होती है जिसे उनको विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अपनी वस्तु को बेझिझक वो मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। तो क्रेता उनसे आकर्षित होता है, क्रेता उनके व्यवहार से संतुष्ट होता है, तो क्रेता उनके पास ही जाएगा। भले कितने भी आप विज्ञापन कर लो, उस बाजार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही विक्रेता बाजार होती है, जैसे एकाधिकार कहा जाता है, जिसका खुद का मोनोपोली होती है। गौर करें, इनको भी हम पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति होती है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रेता पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन वस्तुओं का एक अधिकार होता है उन विक्रेताओं को, उनकी वस्तुओं पर, उन विक्रेताओं को कोई भी अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। ग्राहक ऑटोमेटिकली वहां आएगा, वस्तु को खरीदेगा। आगे एग्जांपल भी दूंगा इसका। देखो, जिन वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति होती है, कैसी बाजार की स्थिति होती है, विक्रेता बाजार की स्थिति होती है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रेता को पृथक से कोई भी प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि विक्रेता बाजार में वस्तुओं की मांग स्वतः ही बनी रहती है। जो डिमांड होती है, जो ग्राहकों की मांग होती है, वो बिल्कुल बनी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ग्राहक ऑटोमेटिक जाकर खरीदेगा। ऐसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो केरोसिन है, रसोई गैस, एलपीजी है, विक्रेता बाजार में होने के कारण ये महत्वहीन है। देखो, एक कंज्यूमर है, उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो आप गैस की सिलेंडर घर पे चलाते हो, जिसमें आप चूल्हा जलाते हो, उसमें आप किसी भी विक्रेता बाजार को कोई भी टेंशन नहीं है। ग्राहक ऑटोमेटिक जाएगा, वहां से ले आएगा। केरोसिन जो गांवों के अंदर यूज किया जाता है, तमाम प्रकार का ऐसा केरोसिन होता है, जो ये भी एक पेट्रोल का प्रतिस्पर्धन करके केरोसिन को निकाला जाता है, इसको प्यूरिफाई करके। तो केरोसिन, उसके लिए भी ग्राहकों को विक्रेता बाजार को निर्भर नहीं रहना पड़ता, ग्राहक अपने आप खरीदने के लिए चला जाता है। तो ये विक्रेता बाजार की ऐसी स्थिति होती है जहां विक्रेताओं को अलग से कोई पृथक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, ग्राहक ऑटोमेटिक जाएगा और खरीद कर आएगा। अब देखो, अगला बिंदु है, लास्ट बिंदु, जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज वो भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन। कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जो जन सामान्य, जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में अंदर जो जनता रहती है, उनकी जो भावनाएं होती है, उनकी जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो धार्मिकता होती है, उसके विरुद्ध जो विज्ञापन आते हैं, तो उसमें उन जन सामान्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके विज्ञापनों उनको आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे कि साधु संत हम लेते हैं, या फिर कोई भी एक सात्विक भोजन करने वाला इंसान है, उसके सामने आप ऐसे विज्ञापन, मांस मदिरा का विज्ञापन कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस मांस मदिरा के विज्ञापन से आकर्षित होकर उसे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सात्विक भोजन करने वाला है, बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति है।
कुछ ऐसे इंसान हैं जैसे कि रीति रिवाज के अनुरूप जो विज्ञापन ना होकर आजकल अलग अलग प्रकार के ऐसे विज्ञापन आते हैं। तमाम प्रकार के आज युवा पीढ़ी उन विज्ञापनों को देखकर ऐसा परिवेश अपनाती है। मगर कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको रूढ़िवादिता अवधारणा पर चलने वाले, क्या उन पर ये विज्ञापन प्रभाव पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जन सामान्य की रुचि रीति रिवाज वो भावनाओं के विरुद्ध जो विज्ञापन होते हैं, ये बहुत बड़ी विज्ञापन में कमी होती है। जैसे व्यक्ति अपनी सामाजिक धार्मिक भावनाओं रीति रिवाजों के अनुरूप वस्तुएं क्रय करता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर अगर हम बात करें तो राजपूत वर्ग की महिलाएं हैं वो पोशाकों की तरफ बढ़ेगी, कुछ अलग महिलाएं हैं वो साड़ी की तरफ बढ़ेगी। जैसे हिंदू कि हम गणवेश की बात करते हैं और तमाम प्रकार के अलग अलग सबके गणवेश है वो अलग अलग तरफ बढ़ेगी। अब वो उसका विज्ञापन देखेगी तो वो उसी दुकान पर जाएगी, जो उनकी रीति रिवाज है उसके अनुसार ही लोग चलेंगे। तो देखिए, व्यक्ति अपनी सामाजिक धार्मिक भावनाओं रीति रिवाजों के अनुरूपी वस्तुओं को क्रय करता है। यदि विज्ञापित जो कोई भी वस्तु है उसकी भावनाओं, रुचियों और रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं है, कोई भी आपको विज्ञापित जो वस्तु आपके सामने आ रही है, वस्तु का जो विज्ञापन हो रहा है वो उसकी भावना क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट किसमें है, रीति रिवाज क्या है, उसके अनुरूप नहीं है तो विज्ञापन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया। सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए मांस से मदिरा विज्ञापन बिल्कुल एकदम व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। कोई सात्विक भोजन करता है, उसको मांस और मदिरा के विज्ञापन दिखा जाता है तो उसको बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहेंगे। इस प्रकार हम विज्ञापन के दोषों को पढ़े। 2 बिंदु रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो अगले जो वीडियो आएगा इसका आगे विज्ञापन की आवश्यक तत्व उनके बारे में जो मैं बात करूंगा तो मैं निश्चित रूप से कर लूंगा। लगभग 6 बिंदु ऐसे पूछे जाते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।